इस प्रेस क्लब में जो आपका है, इस पत्रकार वार्ता में अभिनंदन करता हूं। 30 मार्च 2023 को सूरत गुजरात की कोर्ट ने एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सांसद श्री राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई और उसमें कहा गया कि उन्होंने देश की ओबीसी कम्युनिटी और तेली समाज का अपमान किया। और उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत सोची समझी चाल के अंतर्गत ना तो वे सेशन कोर्ट में गए, ना हाई कोर्ट में गए, ना सुप्रीम कोर्ट में गए, ताकि उन्हें किसी तरह का रिलीफ वहां से प्राप्त होता। हम सभी को ये बात भी ज्ञात है कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा के मामले में जब बात हुई तो 15 मिनट के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और जब पवन खेड़ा के लिए 15 मिनट में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इनके बहुत बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, वो सब जा सकते हैं, तो राहुल गांधी जी के मामले पर क्यों वो न्यायालय की शरण में नहीं गए। और इसके पीछे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व ना जाए। और उसके बाद मित्रों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और जिसके अंतर्गत ये कहा गया है यदि कोई लोकसभा का सदस्य या विधानसभा का सदस्य जिसको 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा हो जाती है तो उसको विद इमीडिएट इफेक्ट उसकी सदस्यता संसद की या विधानसभा की निलंबित हो जाती है। और इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह सिद्ध किया और तुरंत उसको निलंबित किया जाएगा। और इस बात को कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी माना है कि और जिसके कारण से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951
और 2013 के लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और जिसके कारण से राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता भी भंग हो गई है। और इसलिए मित्रों, यह है कि कांग्रेस के लोग अब इसमें राहुल गांधी जी को शहीद का दर्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब भी हम ये कहते हैं कि उन्हें न्यायपालिका की शरण में जाना चाहिए। और ये सबका सब मामला संविधान और कानून के अंतर्गत हुआ है। अब फिर कांग्रेस के लोगों का यह कहना कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोगों को एक बात समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी देश नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। आज दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा है। आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और आज भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और इन सब बातों से घबरा करके कांग्रेस के लोग ऐसे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको एक बात याद करनी चाहिए कि राहुल गांधी जी की दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब 1971 का चुनाव जीती और उसके पश्चात 4 वर्ष के बाद राजनारायण जी जो उनसे चुनाव हारे थे, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में गए और उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर के ये कहा कि इंदिरा गांधी जी के चुनाव जीतने के पीछे उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और दूसरे कई असंवैधानिक काम किए और जिसके कारण से वे चुनाव जीती हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध करार दिया और यह स्वीकार किया कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव जीतने के लिए गलत हथकंडे अपनाए थे और उनकी सदस्यता को भी निरस्त किया और तब भी उन्होंने उस आदेश को नहीं माना। यानी कांग्रेस की पहले से लेकर के आदत है। और आज तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के भी कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है, चुनाव आयोग खतरे में है और देश का मीडिया वही लिखता है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चाहते हैं, यानी मीडिया पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं। सारी संवैधानिक संस्थाओं पर यानी उनकी निंदा करना और उनके विरुद्ध कहना, ये राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। और भी तो तब भी देखिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया। आज भी आप कभी भी इतिहास में जाएंगे तो आपातकाल के 21 महीनों को भारतीय इतिहास में काला समय गिना जाता है।
और ये 25 जून 1975 से लेकर के 31 मार्च 1977 तक 21 महीने तक ये आपातकाल चला। और इस आपातकाल के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को गिरफ्तार किया गया, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, और देश के जितने राजनीतिक दल थे और जितने राजनीतिक विचारधारा के लोग नीचे तक थे, गांव स्तर तक थे, जो लगता था कि कांग्रेस के विरोधी या इंदिरा गांधी जी के विरोधी हैं, उन सबको जेलों के बीच में डाला। जो लगभग 75-80 हजार लोगों से पूरे देश की जेलें भर गई। ये काम आपकी दादी और आप कांग्रेस के लोगों का रहा है। और उसके पश्चात यह है कि यह भी हमको मालूम है कि कोई भी ऐसे विचारधारा के नेता या कार्यकर्ता थे जो इंदिरा गांधी जी की बात से सहमत नहीं थे, सबको जेलों में ठूंस दिया गया। और उसके पश्चात आपातकाल के बाद 1977 में जनता पार्टी बनी, और जिसके कारण से फिर इंदिरा गांधी जी को भी अपना चुनाव हारना पड़ा। और हमको यह भी ज्ञात है कि उस समय किस प्रकार की देश के अंदर परिस्थिति थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी सांसद होते हुए और उनके नेतृत्व में देश में नसबंदी को प्रारंभ किया गया, और जो कि जोर जबरदस्ती से लोगों से करवाया गया। ये सब के सब हालात कांग्रेस के समय के थे। इसलिए कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि उनके राजवंश को, या उनको आदत है कि उनको ये लगता है कि हमसे बड़ा यानी देश का कानून नहीं है, देश का संविधान हमसे बड़ा नहीं, हमको अलग हट करके जो है यानी चीजों को हमारे लिए करना चाहिए। और साथियों, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 13 अप्रैल 2018 को कर्नाटक प्रदेश में बेंगलुरु के पास कोलार नामक जगह पर, और जहां पर राहुल गांधी जी ने लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो भाषण दिए, उन्होंने कहा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं, उन सब के सब लोगों का सरनेम मोदी ही क्यों है। क्या यह कहना देश के प्रधानमंत्री के लिए उचित है? और जिसके कारण से सारे देश की ओबीसी कम्युनिटी और तेली समाज का भी अपमान हुआ, और इस प्रकार का भाषण उन्होंने वहां पर दिया। और उसी के साथ साथ यह है कि हमको यह भी ज्ञात है कि राहुल गांधी जी केवल मात्र एक बार ऐसी बात नहीं करते, वो एक सीरियल ऑफेंडर हैं जो इस प्रकार की बातचीत वो सदा करते रहते हैं। उन्होंने राफेल मामले पर कई प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाए, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी भी मांगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आपके लिए वार्निंग है, और आगे से आप ध्यान रखें कि इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। और जो मामला अभी जो वर्तमान में जिस मामले में उनको सजा हुई है, और जिसके कारण से अब वो वहां से यानी उनकी संसद की सदस्यता गई है, उस मामले पर भी देश की ओबीसी कम्युनिटी ने, तेली समाज ने और कोर्ट ने उनको कहा कि समय है कि आप इस सब के लिए क्षमा याचना करें कि आपने गलत कहा है। लेकिन उनका अहंकार, और उनको लगता है कि हमारा राजवंश है, और जिसके कारण से उन्होंने इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण उनकी सदस्यता गई। और इसके पीछे
कांग्रेस के उनके जो सलाहकार लोग हैं उनका भी दोष है, जिसके कारण से उनकी सदस्यता गई है। और देखिए मित्रों, इस प्रकार की बातें करना उनके आदत में बन गई। 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महात्मा गांधी जी की किलिंग में शामिल था। अब यह केस भी उनके ऊपर चला है, जबकि पूरा देश और दुनिया जानती है कि उसमें न्यायालय ने बिल्कुल ये कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इसमें कोई हाथ नहीं है, और उसके बावजूद राहुल गांधी इस तरह की बात करते रहे। और फिर राहुल गांधी का अहंकार इतना बड़ा, वो कहते हैं कि मैं राहुल गांधी हूं, मैं वीर सावर, मैं सावरकर नहीं हूं। अरे वीर सावरकर इस देश के राष्ट्रभक्त रहे और हिंदुओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। राहुल गांधी जी, आपको याद करना चाहिए, ये वीर सावरकर वो हुए जिनको 3 बार अंग्रेजों ने काले पानी की सजा सुनाई थी, और जिन्होंने उस समय के देशभक्तों को एक रास्ता दिखाया। सरदार भगत सिंह जी ने अपनी शहादत से पहले वीर सावरकर जी की लिखी हुई 2 पुस्तकों का अध्ययन किया और उनको पढ़ करके उसके नोट्स तैयार सरदार भगत सिंह जी ने किए। और फिर राहुल गांधी जी, आप जो चिल्ला चिल्ला करके कांग्रेस के नेता ये बात करते हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर जी के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया और उनकी प्रशंसा में पत्र भी लिखे थे। और फिर इसी प्रकार का एक डेफमेशन केस इनके ऊपर श्री सुशील मोदी जी ने, जो पटना में कोर्ट में अभी तक भी लंबित चला है। और इसलिए मित्रों, झारखंड में की राजधानी रांची में 2018 में अपना भाषण देते हुए क्या कहते हैं कि मोदी इज अ थीप। क्या देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार की कोई अपमानजनक बात कहनी चाहिए? और इसलिए हमको यह भी ध्यान है कि 23 अप्रैल 2019 को उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो देश का चौकीदार हूं। तो उन्होंने एक नारा दिया कि चौकीदार चोर है, और इसको वो सब जगह पर कहते रहे। और चौकीदार चोर है के मामले पर भी उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा करके खेद प्रकट करना पड़ा। और खेद प्रकट करने के साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और राहुल गांधी जी के एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट में एफिडेविट दे करके क्षमा याचना की। ये सबका सब उनकी यानी एक आदत बन गई है। और भी 15 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी जी, जो मैंने पहले भी कहा कि देश के भी और दुनिया के भी लोकप्रिय नेता हैं, उनकी हिटलर से तुलना की। और फिर यह कहा कि 13 अप्रैल 2019 को देखिए पब्लिक मीटिंग में क्या कहते हैं कि ऑल मोदीज आर थीव्स। जितने मोदी हैं वे सब चोर हैं। इस प्रकार की बात भी उन्होंने कही है। और फिर अपने एक भाषण में उन्होंने क्या कहा 6 फरवरी 2020 को कि 6 महीने के बाद नरेंद्र मोदी को
देश के लोग डंडे से पीटेंगे, डंडे से पिटाई करेंगे। इस प्रकार की बात एक इतनी बड़ी पार्टी के लोग का नेता करता है और इसी तरह से उनकी आदत बन गई है। और उनकी मां सोनिया गांधी जी ने क्या कहा, उन्होंने 2007 के इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी जी को कहा कि नरेंद्र मोदी तो मर्चेंट ऑफ डेथ हैं। यानी इस प्रकार की बात को करना ये उनके स्वभाव में है। और मित्रों, मैं अभी भी कहूंगा कि पिछले कल उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी की महामंत्री प्रियंका वाड्रा यानी भाषण दे रही थी। वो कहते कि भारत के प्रधानमंत्री को कायर कहती हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिनके नेतृत्व में दुनिया ने जाना कि भारत कितना ताकतवर देश है। और इसलिए मित्रों, मैंने आप सभी के सामने ये विषय लाया है और मैं कहूंगा कि देश के भीतर हम सभी के सभी संविधान को मानने वाले हैं। देश में जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वे सबके सब आदर के योग्य हैं, हम सबको उनका सम्मान करना है। लेकिन राहुल गांधी जी यूके में जाकर के ये कहते हैं कि भारत का मीडिया बिका है। वो ठीक बातों को लिखता नहीं है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत की न्यायपालिका खतरे में है, भारत का चुनाव आयोग खतरे में है। यानी मैं कहूंगा कि आज तो उनको ये सब का सब तब नजर आता जब उनको लगता है कि उनके अनुकूल नहीं है। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कांग्रेस की तानाशाही जो आपातकाल में सब लोगों को जो झेलना पड़ा, जो काला अध्याय है। और उसके बाद हमको ये भी मालूम है कि जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में श्री राम जी के जन्म भूमि पर बने बाबरी ढांचे को गिराया गया और देश में 4 भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित सरकारें थी जो पूर्ण बहुमत की सरकारें थी, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश की सरकार भी थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने उन 4 सरकारों को भी गिरा दिया था। यह कांग्रेस का इतिहास रहा है और ये सब के सब काम वो करते रहे। तो इसलिए मैं उनकी निंदा करता हूं और मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों को न्याय का पालन करना चाहिए, न्यायपालिका की शरण में जाना चाहिए और बिना कारण के सभी यानी संवैधानिक संस्थाओं की आलोचना करना और उनको दोष देना ये बंद करना चाहिए। ठीक है जी।